आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। मैं हूं एस्ट्रो गुरु ओपी भारद्वाज और आज मैं आपको बता रहा हूं कुंडली मिलान सीरीज में कि जब हम किसी लड़की लड़के का कुंडली मिलान कर रहे हों तो सर्वप्रथम उसके गुणवर्ग मिलान करने चाहिए और गुणवर्ग मिलान करने के बाद उनका कुंडली मिलान करना चाहिए। और कुंडली मिलान यदि हम लड़के पक्ष की ओर से कर रहे हैं तो लड़की की कुंडली में हमको कौन से 6 गुण और 9 दोषों को देख लेना चाहिए। इस सीरीज में मैं आज आपको बता रहा हूं लड़की के गुणों की सूची में तीसरे नंबर पर हम लड़की के भाग्य को कैसे देखें। इससे पिछले वीडियोस में मैं आपको लड़के के गुण और दोषों के बारे में विस्तार से बता चुका हूं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जब हम लड़के के पक्ष की ओर से कुंडली मिलान कर रहे हों तो हमको तीसरे नंबर पर, यानी सबसे पहले लड़की का स्वास्थ्य और उसके बाद लड़की का स्वभाव शालीनता और तीसरे नंबर पर लड़की के भाग्य को देख लेना चाहिए। क्योंकि घर में जो सुख संपत्ति है, जो लक्ष्मी है, वो लड़की के भाग्य से मिलने वाली चीज होती है। हमारी सनातन हिंदू संस्कृति की ये मान्यता है कि जो घर की लक्ष्मी है वो लड़की है, ना कि अन्य जो वस्तु हमको दिखाई देती हैं वो। यदि लड़की भाग्यवान है तो घर का जो माहौल है वो बहुत अच्छा रहेगा, सुख समृद्धि होगी घर में। और यदि लड़की भाग्यहीन है तो सुख समृद्धि घर में होगी तो वह भी चली जाएगी। इसलिए एक समझदार ज्योतिषी को लड़का पक्ष की ओर से कुंडली मिलान करते समय लड़की के भाग्य को जरूर देख लेना चाहिए, इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ज्योतिषी की एक छोटी सी जो गलती होती है वो कस्टमर के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर देती है और समय अंतराल में एक छोटी सी गलती एस्ट्रोलॉजर की इमेज जो होती है उस पर बहुत बड़ा नेगेटिव मार्क छोड़ती है। जिस प्रकार एक एस्ट्रोलॉजर को प्रसिद्धि प्राप्त होती है गुणात्मक रूप से, उससे भी दुगनी स्पीड से उसको उसकी नेगेटिव मार्किंग मिलती है। यदि वो एक व्यक्ति के साथ लापरवाही से कुछ गलती कर देता है तो उसके कई गुना स्पीड से उसके बैड इफेक्ट उसको देखने के लिए मिलते हैं। तो एक समझदार एस्ट्रोलॉजर को बहुत सावधानी से कुंडलियों का निरीक्षण जरूर कर लेना चाहिए शादी की अनुमति देने से पहले। तो यहाँ पर जब हम लड़की की कुंडली में उसके भाग्य को देखें तो किस प्रकार से देखें, ये एक सामान्य सी बात है कि नवम भाव से किसी भी जीव के भाग्य को देखा जाता है, परंतु भाग्य एक बहुत व्यापक शब्द है। एक छोटे से सेंटेंस में हम भाग्य को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत व्यापक शब्द है। तो भाग्य स्थान को देखने के साथ साथ, यानी आपने भाग्य स्थान को देख लिया, कुंडली के भाग्य स्थान में शुभ राशि पड़ी है, उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, कोई अच्छे ग्रह उसमें बैठे हैं, शुभ ग्रह उसमें बैठे हैं, कोई मूल त्रिकोण राशि का होकर बैठा है, उसमें कोई स्वराशि का होकर बैठा है, कोई उच्च राशि का होकर बैठा है और लगन संधि में नहीं गया है, किसी पापी ग्रह की उस पर दृष्टि नहीं है और उस भाव में कोई परस्पर शत्रु ग्रह नहीं बैठे हैं, तो आपने समझ लिया कि वो नवम भाव उसका अच्छा है, यानी भाग्य का अच्छा है। परंतु इतना पर्याप्त नहीं है, इसके साथ साथ यह भी जरूर देख लेना चाहिए कि जो नवमेश यानी भाग्येश है उसका और लग्नेश का क्या संबंध है। भाग्य और हम स्वयं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। ऐसे भी जीव इस धरती पर हुए हैं जो किस्मत के बहुत अच्छे थे लेकिन अपने लिए नहीं थे, सारे संसार के लिए अच्छे थे, सारे संसार को उन्होंने प्रकाश दिखाया, परंतु वे स्वयं प्रकाश में नहीं रहे, स्वयं अंधकार में रहे।
तो जब तक लग्नेश और भाग्येश का अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं उसको उसके अच्छे भाग्य का लाभ नहीं मिलेगा। तो लग्नेश का और भाग्येश का आपस में संबंध अच्छे तरीके से जरूर देख लेना चाहिए। संबंध से तात्पर्य है कि लग्नेश और भाग्येश एक दूसरे को देख रहे हो, एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हो, यानी भाग्येश की दूसरी राशि पर लग्नेश बैठा हो और लग्नेश की दूसरी राशि पर भाग्येश बैठा हो, किसी भी प्रकार से ये एक दूसरे से संबंध बना रहे हो, चाहे एक साथ बैठे हो, एक दूसरे के मित्र हो, किसी भी प्रकार से लग्नेश और भाग्येश का संबंध होना आवश्यक है। तब ये समझ सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है या ये जो लड़की है ये भाग्यशालिनी है और इसके भाग्य का लाभ इसको स्वयं को मिलेगा, स्वयं को मिलेगा तो उसके अपनों को भी मिलेगा। साथ में देख लेना चाहिए उसके तृतीय भाव को। तृतीय भाव है व्यक्ति का पुरुषार्थ यानी कार्य करने की क्षमता, जो कुछ काम किया उसने उसका उसको कितना भाग्य के साथ जुड़ेगा, इस चीज को भी तृतीय भाव से हम देख सकते हैं। तृतीय भाव का और नवमेश का कैसा संबंध है, और देख लेना चाहिए एकादश भाव को। एकादश भाव है लाभ का, यानी जो हमने काम किया उसका हमको कितना लाभ मिला, यानी भाग्य का उस जीव को कितना लाभ मिलेगा, इस चीज का संबंध है एकादश भाव और नवम भाव के संबंध के साथ। नवमेश का और एकादश भाव के स्वामी का कैसा संबंध है ये हमको कुंडली में अच्छे से देख लेना चाहिए। और जैसे हमने लगन कुंडली में देखना है बिल्कुल उसी तरीके से चंद्र कुंडली में भी देख लेना चाहिए, और इसी प्रकार से देख लेना चाहिए नवम भाव को और होरा कुंडली को, और साथ में अष्टक वर्ग को बिल्कुल भी देखना ना भूलें। अष्टक वर्ग एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है किसी भी व्यक्ति के प्रिडिक्शन के लिए, यानी हम किसी व्यक्ति की भविष्यवाणी कर रहे हो किसी भी जीवन के पहलू से संबंधित, तो उसमें अष्टक वर्ग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अष्टक वर्ग को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर को। और देख लेना चाहिए शादी के बाद लड़की की कुंडली के अनुसार कौन सी दशा प्रारंभ होगी, यानी आप शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी भाग्यशाली है परंतु उसके भाग्य का लाभ, उसके सौभाग्य के दर्शन जीवन पर्यंत एक जैसे नहीं होते। संसार में जैसे कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं है जिसको हवा नहीं लगी, उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आते होते हैं। यदि शादी के बाद कोई अशुभ ग्रह की महादशा स्टार्ट हो रही है, अंतरदशा आ रही है, तब भी आपको कुंडली को मिलान की जो आपकी परमिशन है उनके पेरेंट्स को, लड़के के या लड़की के को, बहुत सोच समझ कर देनी चाहिए। क्योंकि यदि शादी के बाद कोई अशुभ दशा प्रारंभ हो रही है तो लड़की कितनी भी भाग्यशाली है उसके जीवन में कुछ अल्पकाल के लिए समस्याएं आ सकती है और उन समस्याओं के कारण ग्रस्त जीवन में तनाव पैदा हो सकता है। ग्रस्त जीवन का जो वातावरण है वो विषाक्त हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है। इसलिए एक समझदार एस्ट्रोलॉजर को दशा महादशाओं का विचार भी बड़ी गहराई से कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजी के बिगिनर हैं और आपका ये कुंडली मिलान का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये सीरीज जो चल रही है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके कैरियर में ये चीज़ क्लियर होनी ही चाहिए। यदि आपका कुंडली मिलान का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप अच्छे तरीके से कुंडली मिलान करना नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। तो उससे बचने के लिए आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यदि आपसे पिछले वीडियो मिस हो गए हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं।
और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाकर भी आपको उन सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो और आपने ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक आवश्यक जानकारी और है आपके लिए, हमारी एक संस्था है सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय स्तर की, फ्यूचर फेस पॉइंट। ये संस्था हमारी बेसिक और एडवांस दोनों तरह की ज्योतिष की क्लासें देती रहती है। यदि आप हमारी संस्था से ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लास लेना चाहते हैं तो मेरा वादा है कि आपको इससे अच्छी ज्योतिष सिखाने की कोई दूसरी क्लासेस आपको मिल ही नहीं सकती ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि ये हमारी जो संस्था है इसका जो तरीका है, ये ज्योतिष सिखाने का वो तरीका है जो पुराने समय पर हमारे जो ज्योतिष के आचार्य थे वो जो उंगलियों पर ज्योतिष को सिखाते थे या सीखते थे, वही तरीका है। आपको बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी संस्था से, या फिर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर हमारी वेबसाइट आदि का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके माध्यम से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हम आपके लिए ऐसे ही ज्योतिष का ज्ञानवर्धन करने वाले और सनातन हिंदू संस्कृति से संबंधित जो संशय हैं, डाउट्स हैं, उनको क्लियर करने के लिए हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते ही रहते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। आपने वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई ज्योतिषीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।